So next in sequence we have the topic titled as classification of laws. तो जैसे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंगली हम एनिमल्स को उस तरह से ट्रीट करते हैं। फूड किंगडम का भी क्लासिफिकेशन होता है। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, इंडियन फूड है, चाइनीज फूड है, जापानीज फूड है, अफ्रीकन फूड है, पता नहीं कौन कौन सा फूड होता है। तो वैसे ही लॉज का भी क्लासिफिकेशन होता है। और ये क्लासिफिकेशन बच्चों तीन तरह से होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो कानून ओरिजिनली जब बनाए गए थे। स्कोप ऑफ लॉ कि भाई लॉ कुछ इंडिया के अंदर अप्लाई होता है तो वो नेशनल हो गया, और देश के बाहर होता है तो इंटरनेशनल। जैसे बहुत पहले जेनेवा कन्वेंशन वगैरह साइन हुए थे, जैसे हमारे अभिनंदन जी चले गए थे पाकिस्तान, तो वहां पे ये साइन हुआ था कि भाई अगर गलती से इस तरह से लोग आपके देश में आ जाएं तो आपको उनको वापस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आप उसको वॉर प्रिजनर बोल के रख नहीं सकते हैं। अभी पुतिन जी ने भी कुछ हमले किए यूक्रेन के ऊपर, और वहां पे उनकी मिसाइलें सिविलियंस के ऊपर जाके गिर गई, तो ये गलत है। स्टॉकहोम में जो ऐसे डिस्कशंस हुए थे, इस तरह से आपको ये काम करना अलाउड नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके ऊपर केस चला, और आज ही के न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, वारंट निकल गया है। तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। अगर होते तो सजा और भयंकर होती, पकड़ना और आसान होता। बट यहाँ पे उनके ऊपर बैन लगाया गया है कि अगर वो किसी भी दूसरी कंट्री में देखे गए तो उनको पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने भी दबंगई से बोल दिया, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो। वो शाहरुख खान बन रहे हैं, अमिताभ बच्चन बन रहे हैं, डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कोप ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि भाई कहां कहां तक ये लॉ अप्लाई होता है। इसमें कुछ चीजें जुरिस्डिक्शन की भी आती है, चल रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल इंटरनेशनली और इट इज एप्लीकेबल विद इन द कंट्री इटसेल्फ। तो इस चैप्टर में हम इन तीन चीजों की बात करेंगे बच्चों। सो करेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, आप कानून ठीक से समझ पाए। पता लगा आप इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहे थे, 3 महीने के बाद आप चले गए यूएस, और वहां पे भी आप कह रहे हैं हाँ मेरे पास लाइसेंस है, और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस इंडिया का था, यूएस का नहीं है, उनके ट्रैफिक रूल्स अलग हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर वो आपके पास होगा तो आप विदेश में गाड़ी चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते। तो अब समझ में आ गया कि जरूरत क्यों है कानून जानने की। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो हमारे यहाँ पे पापा में बच्चे को 2 झापड़ भी मार दे, चप्पल भी खींच के मार दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यूएस में बच्चा अपने माता पिता को हड़काता है, शुड आई डायल 901? 901 आप डायल करेंगे, पुलिस दंदनाते हुए आएगी, और बस उनको बोल दीजिए मेरे को डरा रहे हैं, तो उनको माँ बाप को पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे करो तुम फोन, बताता हूँ, समझ में आ गई बात। तो वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन, ताकि आपको इनके आपस के रूल समझ में आ जाए, इनका अरेंजमेंट समझ में आए कि भाई ये कानून क्यों ऐसे बनाए गए थे, या इंटरनेशनल लॉ की या किसी भी जगह लॉ की जरूरत क्या है। और अगर आप इंडिया में 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर बीएलएलबी करते हैं, और उसके बाद आप यूएस जाते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां के लॉज हमारे लॉ से थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आपको थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाई वहां करनी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? सो जैसे इंडिया में जो लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, अगर वो यूके चले गए तो उनको एक प्लेब का एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम देने के बाद वो माना जाता है कि उनके अंदर पैरिटी हमारे देश में प्रैक्टिस करने की आ चुकी है। सो एंशिएंट सिविलाइजेशन में काफी ज्यूरिस्ट थे जो बोलते थे कि भाई सिविल लॉज अलग है और क्रिमिनल लॉज अलग हैं। तो अगर आपने सड़क चलते किसी इंसान को कंटाप मार दी तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी बोली जा सकती है। बट घर का, सास बहू का या पड़ोसी का अगर कोई झगड़ा है तो इट इज अ सिविल लॉ। दोनों की सजा अलग अलग है। तो अगर आपके कुत्ते ने पड़ोसी को काट लिया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जानबूझ के आपने उसको ट्रेनिंग दी कुत्ते को काट लेना और इतना काटना कि मर जाए, देन इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस चिल्ड्रन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी नए कानून आने लग गए। और जो मैंने आपको पुतीन साहब का एग्जांपल दिया, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना होता तो हम दूसरे देश के लोगों को मारते रहते और अपनी दादागिरी करते, और हमारे ऊपर कोई कानून, कोई सजा भी साबित ना होती, तो वो लोगों का ही नुकसान होता। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई इट चिल्ड्रन। तो ये हमारा समराइज्ड चार्ट है बच्चों, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पूरा मैंने बना के दिया है। सब्जेक्ट मैटर के केस में इट इज सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। On the scope of law, we have substantive and procedural, और jurisdiction के बेसिस पे चिल्ड्रन इंटरनेशनल है और म्यूनिसिपल है। इंटरनेशनल मतलब जो कंट्रीज के बीच में, और म्यूनिसिपल मतलब जो सिर्फ अपने देश के बीच में। जैसे बोलते हैं ना इंटर हाउस एंड इंट्रा हाउस, तो इंटर हाउस मतलब रेड हाउस येलो हाउस के साथ मैच खेलेगा, तो दैट इज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी चिल्ड्रन वी हैव पब्लिक इंटरनेशनल एंड प्राइवेट इंटरनेशनल, और म्यूनिसिपल में भी चिल्ड्रन एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। सर दोनों में फर्क क्या है?
पब्लिक लॉ में अभी मैं आपको बातें बताऊंगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल, और प्राइवेट में वी हैव पर्सनल, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड मेनी मोर चिल्ड्रन। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए है, होते और भी बहुत ढेर सारे हैं। तो अगर कोई आईएएस ऑफिसर घूस मांगता है तो भाई उसके खिलाफ भी केस चलेगा, अगर पकड़ गया तो, नहीं पकड़ गया, सबूत नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाट चिल्ड्रन अ पब्लिक लॉ। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो उसको भी सजा होगी, दैट इज क्रिमिनल लॉ। एंड ये सब कहां पे आते हैं? पब्लिक लॉ के अंदर। मैंने आपको बोला कि भाई आप मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको अपनी कार बेच देता हूं, ये हमारे आपके बीच की बात है, इससे हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये हिंदूज के ऊपर अप्लाई होगी। मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ, ये मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई होगी, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। वैसे ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेरे दादाजी की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी भाई पापा के पास आई, पापा के बाद प्रॉपर्टी मेरे पास आई, तो ये हमारे खानदान के ऊपर अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई XYZ अथॉरिटी कुछ और कानून भी बना सकती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं झटपट फास्ट। ये बताऊंगा, टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। आपने अपना घर बनवाया, घर में एसी लगवाया, छत पे उसकी आउटडोर यूनिट लगवाई, और उसका जो पानी है वो पड़ोसी घर में बहा दिया, तो दैट इज अ सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल नहीं है बट उससे कम भी नहीं है। तो हर वो चीज जो इमोरल है वो इलीगल नहीं है बच्चों, जो इमोरल है वो इलीगल नहीं है। इज दैट क्लियर? म्युनिसिपल लॉ जो एक कंट्री के अंदर ऑपरेटिव होता है, इंटरनेशनल जो मल्टीपल कंट्रीज में, जैसे मैंने बताया ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ये पुतिन साहब को कह रहा है कि आपको जेल कर देंगे क्योंकि आपने गलत काम किया है, तो ये उनके देश का, रशिया का कोई कानून नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशंस ने बनाया। तो इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो कुछ कंट्रीज मिलके बनाते हैं। फंडामेंटल इज क्लियर, सब बहुत कायदे से लिखा हुआ मिलेगा, परेशान मत होइए। तो अगर आपने किसी को चाकू ऐसे दिखाया, वो आपके ऊपर केस कर दे कि हमारे ऊपर मर्डर करने वाला था, आप कहेंगे हमने कहा चाकू है, एप्पल है, आओ काट के खाया जाए, बट आप वो कह रहे हैं नहीं नहीं झूठ बोल रहे, तो इट कुड बी अ टॉट, इट कुड नॉट बी कॉल्ड एज अ क्राइम बेसिकली। समझ में गया? स्कूल में आपने किसी बच्चे को 2 झापड़ मार दिए और धमकी दे दी कि तुमको जान से मार देंगे, क्रिमिनल लॉ के तहत केस चलेगा। बट अगर उससे मजा चकाने के लिए उसकी कॉपी लेके दूसरे बच्चे के बैग में डाल दी तो इट्स अ टॉट। टॉट मतलब टॉर्चरस एक्ट, टॉर्चर नहीं बोलते इसको, तो टॉर्चरस एक्ट से टॉट आया है, तो टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मम्मी अगर आपको चाकू दिखा रही हैं तो आप क्रिमिनल लॉ इंपोज कर सकते हैं। डांट रही हैं, आप कुछ कर भी नहीं तब भी, तो इट इज टॉट। क्यों डांटनी फालतू में भाई? समझ गए? चलिए, तो सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं, पहली प्रजाति पे, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। 2 हैं बच्चों इसमें, आई रिपीट, कितने हैं? 2। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा मैं इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन हल्का सा रिड्यूस कर दूं तो पूरा एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगा। मिल गया बच्चों? सबको नजर आ रहा है? चलिए, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, सम आर सिविल लॉज एंड सम आर क्रिमिनल। क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं? हर वो चीज जो प्रोहिबिटेड है किसी कानून के तहत। जैसे यूपी में अगर आप हॉर्स रेस चलाते हैं तो बच्चों वो क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल साबित करने के लिए आईपीसी होना जरूरी है। तो प्रोहिबिटेड तो है बच्चों, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो कोई भी चीज अगर लीगली करना अलाउड है तो इट इज नॉट अ क्राइम, बट अगर अलाउड नहीं और आपने वो काम किया तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अ क्राइम। तो एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बट यू डिड इट, इट विल बी कॉल्ड एज क्राइम, प्रोवाइडेड वो कहां पे लिखा हुआ होना चाहिए? आईपीसी में। कहां लिखा होना चाहिए? आईपीसी में। बट अगर मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिए और बोला शादी मत करना, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं बोल रहा हूं, देश का कानून थोड़ा बोल रहा है। देश का कानून अगर कह रहा है कि 21 साल से कम की शादी को इलीगल माना जाएगा और लोगों ने शादी कर ली, लड़के की उम्र 19 साल, लड़की की उम्र 18.5 साल, देन इट इज अ क्राइम, क्योंकि कानून में लिखा है कि इसे क्राइम माना जाएगा। तो अब क्राइम उसी चीज को बोलते हैं जो इंडियन पीनल कोड में बातें लिखी है कि ये गलत है। ओके, व्हाई इज इट सो? क्राइम अफेक्ट्स द होल सोसाइटी, और ये आप खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं या आपके बिहाफ पे कोई और भी इनिशिएट कर सकता है। तो आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए और बोला इसको निपटा दो, सुपारी किलर है वो, दैट इज अ क्राइम बेसिकली। आप भी नपेंगे, जिसको पैसा दिया है वो भी नपेगा। ऐसा क्यों सर? हम क्यों नपे? हमने थोड़ा मारा है। अरे
आपने मारा नहीं है, बट खोपड़ी तो पूरी आपकी चली थी। जिसने मारा है उसका हाथ चला था, तो उसके ऊपर एक्टस रियस लगेगा, आपके ऊपर मेंस रिया लगेगा। मेंस रिया मतलब मेंटल सिचुएशन, एक्टस रियस मतलब उसने एक्ट किया है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, REAS। समझ में आ गई बच्चों बात? नहीं, इसकी सजा ज्यादा है, इसकी सजा ज्यादा है और इसकी सजा कम है। तो जो लोग सुपारी किलर होते हैं ना, पैसा लेके मर्डर वगैरह करते हैं, उनको कम सजा मिलेगी, और जिन्होंने पैसा दिया था उनकी सजा ज्यादा है, क्योंकि इनिशिएट आपने किया था। आपने इनिशिएट किया ही ना होता तो काम भी ना करता। इसलिए ना बच्चा फेल होता है तो टीचर को ज्यादा निपटाया जाता है, बच्चे को कम। और बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, टीचर क्या गलती भाई? चले आगे। इसके लिए सजा क्या है भाई? इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। लोग ट्रेन में चेन पुलिंग करते हैं ना, इट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ, बट अगर इसको इंडियन रेलवेज अपने कानून में क्राइम बोल दे तो इट विल ऑल्सो बिकम अ क्रिमिनल एक्ट। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो क्राइम है उसी के लिए इम्प्रिजनमेंट हो, सिविल लॉस के लिए भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। समझ में आ गया? थेफ्ट, मर्डर, रेप, डकैती, ये सब क्रिमिनल लॉ के तहत देश में आता है। समझ में आ गई भाई बात सबको? पक्का? व्हाट आर सिविल लॉज? इनके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइम डिफाइंड नहीं है, बट ये थोड़ा सा गलत है। अल्टीमेटली ये प्राइवेट नेचर का ही होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा, पूरी सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे सर, एक इंसान ने 4 लोग का मर्डर कर दिया तो पूरी सोसाइटी उस इंसान से डरेगी, बट अगर आपके पड़ोसी ने आपके घर की छत को ऑक्यूपाई कर लिया तो आप पड़ोसी से डरेंगे, पूरा मोहल्ला क्यों डरेगा? तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड इट इज प्राइवेट इन नेचर। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बच्चों? इंडिविजुअल इनिशिएट करता है। सर यहां पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इन क्राइम्स एक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ स्टेट। व्हाट आई मीन टू से, अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स है, वाई और इसकी वाइफ डब्ल्यू, खोपड़े में बात गई। डब्ल्यू वाइफ ने एक्स को पैसा दिया कि तुम वाई को निपटा दो। आई रिपीट, डब्ल्यू ने एक्स को पैसा दिया कि तुम वाई को निपटा दो। क्या बच्चों डब्ल्यू के खिलाफ गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी? करेगी। गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेगी। अरे अच्छा तो है, मर गया, राशन कम इस्तेमाल होगा, और डब्ल्यू वाइफ है, क्या कह रही है? मेरा पति था ना, मैंने मरवाया, तुमसे क्या मतलब? आप ये जो काम कर रहे हैं ये ऐसे लोगों को और दूसरी वाइफ को बढ़ावा देंगे, पति से परेशान हो, कत्ल करवा दो उसका। तो सरकार के लिए गलत है। वाई साइंटिस्ट था, वाई इंजीनियर था, वाई डॉक्टर था, कितने अच्छे काम देश के लिए कर सकता था, बट वाइफ ने उसको मरवा दिया। तो अगर डब्ल्यू वाइफ है और वाई हस्बैंड है, वाइफ अगर करवा चौथ का व्रत ना रखे और ये हिंदू हैं जात से, तो वाई कोर्ट में केस कर सकता है, जज साहब रीति रिवाज नहीं निभा रही है। तो जज साहब कहेंगे अच्छा ठीक है हम कुछ बात करते हैं। समझ में आ गया? बट जज साहब इग्नोर भी कर सकते हैं, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर डब्ल्यू वाइफ ने मर्डर करवा दिया एक्स को पैसे देके वाई का, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन। अरे तुमसे क्या लेना देना, लेना देना है, ये एक गलत हरकत है। समझ में आ गया? बट अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स इज एन इंजीनियर, वाई इज योर सो कॉल्ड नेबर, और आपका घर है। वाई ने इस आर्किटेक्ट को पैसे दिए और बोला कि भाई हमारे घर की छत को थोड़ा डब्ल्यू के छत से ऑक्यूपाई कर लो। एक्स कह रहा है ठीक है मैं कर लूंगा। क्या एक्स ने किसी का मर्डर किया? वॉट ही डिड इज नॉट इलीगल चिल्ड्रन, वॉट ही डिड इज एक्चुअली इमोरल। सर इमोरल और इलीगल में फर्क क्या होता है बताया ना भाई? आईपीसी में जो गलत है वो इलीगल है, उसके अलावा जो गलत है वो इमोरल है। ये लॉ ऑफ टॉट है, ये सिविल रॉन्ग है। एज एन इंजीनियर पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में किसी दूसरे का कंस्ट्रक्शन थोड़ा करा सकते हो, बट पैसा लेकर वाई से इसने काम कर दिया। अब डब्ल्यू इंजीनियर के खिलाफ भी केस करेगा एज वेल एज वाई के खिलाफ भी केस करेगा। इज दैट क्लियर? कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जानबूझ के हथियाया है। क्या बोलेगा वाई? हाँ, खाली पड़ी है इनकी छत, ये अपनी छत पे आते भी नहीं है, हमने थोड़ा सा घेर लिया तो क्या हुआ, हमारे बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए जगह कम पड़ रही थी। डब्ल्यू कह रहा है वाह तो तुम खरीद लो मेरा घर। तो वाई कहेगा नहीं, तुम्हारा तो खाली पड़ा ना प्रॉपर्टी, मेरे को उस प्रॉपर्टी की जरूरत थी,
तुम्हें जब चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। या वाई क्या बोल रहा है, एक रस्सी टांग दो, हम अपने घर के कपड़े सुखाएंगे। तो अपने घर में सुखाओ ना, मेरे घर में काहे चले आए हो। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ टॉट। ये टॉट भी है बच्चों। तो कुछ टॉट्स सिविल लॉज में भी आते हैं बच्चों, समझ में आया। बट एक डिफरेंस भी अभी आप पढ़ेंगे, टॉट के लिए गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ एक्शन लेगी, आप खुद भी ले सकते हो। बट सिविल केसेस में आपको खुद ही एक्शन लेना है, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अगर वाई ने अपना घर बनवाया डब्ल्यू के घर के बगल में और खिड़की खोल लिया डब्ल्यू की छत पे, नहीं समझे बात को, डब्ल्यू का जो घर है ये 3 फ्लोर का है, कितने फ्लोर का, 3, और इसका जो घर है ये 7 फ्लोर का है। तो ऊपर के 4 फ्लोर की खिड़की वाई किसकी तरफ खोल रहा है, डब्ल्यू की तरफ। जब मैप पास होगा ना डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो बोला जाएगा वाई को आप खिड़की नहीं खोल सकते। वाई ने कहा अच्छा ठीक है नहीं खोलेंगे। बट आर्किटेक्ट को बोला कौन आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से देखने, खोलो तुम खिड़की। तो यहां पे डब्ल्यू अगर केस करता है तो इट इज अ सिविल लॉ। और अगर इंजीनियर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के चले आए और बोले कि तुमने मैप के हिसाब से घर नहीं बनवाया, तुम खिड़की नहीं खोल सकते दूसरे घर में, देन इट इज अ टॉट, इट इज अ टॉट। टॉट के केस में सरकार भी हेल्प करेगी आपको, आप भी अपनी हेल्प कर सकते हैं केस करके। बट सिविल के केस में, सिविल लॉ के केस में आप ही को केस करना है, सरकार नहीं करेगी अपनी तरफ से केस। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब वाई घर बनवाएगा इससे पूछा जाएगा भाई बगल में क्या है, फोटो लेके आओ जरा अपने प्लॉट की, हम प्लॉट चेक करेंगे। अगर बगल में सो कॉल्ड खुली जमीन है, खाली पार्क है, तब भी तुम खिड़की नहीं खुलवा सकते। अपनी जमीन के अंदर ही थोड़ा सा बैल्कनी एरिया छोड़ के खिड़की खुलवा लो, दूसरे की तरफ खिड़की नहीं खुल सकती। खिड़की खुलवाना मतलब, अरे 2 बिल्डिंग है भाई, ये डब्ल्यू का घर और ये वाई का घर, समझ में आ गया। दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज वाई। अब क्या यहाँ पे वाई खिड़की खुलवा के इसके घर में झाका ताकी करेगा, नो। बट इंजीनियर को वाई क्या बोल रहे हैं, यहाँ खिड़की खोलो, एक यहाँ खोलो, एक यहाँ खोलो। अब इसके ऊपर डब्ल्यू को जब कल को घर बनाना हो तो इसकी प्राइवेसी हट होगी कि नहीं होगी भाई, तो इसलिए ये अलाउड नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कही वाई से, भाई आप एक पोर्टिको बनवाइए, आप एक बैल्कनी बनवा लीजिए, समझ में आ गया, और वहां पे आप खिड़की खुलवा लीजिए, ये चलेगा। जो करना है अपनी औकात के अंदर करो रहे ना, दूसरे घर थोड़ा खुलवा लोगे। तो ये टॉट हो गया बच्चों। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। जैसे आपके घर के बाहर लोग कार खड़ी कर देते हैं, क्यों, आपके पास तो कार है नहीं, इससे क्या मतलब है, तुम ट्रक खड़ा कर दो, हमको जाने ना दो, आप तो घर से निकलते ही नहीं है। तो इट इज अ टॉट, समझ में आ गया। सो इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल, इसकी रेमेडी क्या है, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा सफिशिएंट नहीं है तो जो आपको नुकसान हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन का मतलब आपने अगर सुना हो कभी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुना है बच्चों। इंजंक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, व्हाट, रेस्ट्रिक्शन। जब ये खिड़की बनवा रहा था बाहर की तरफ, ध्यान दीजिएगा मेरी ड्राइंग पे, वैसे ही डब्ल्यू प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वर्कर्स को, स्टाफ को, एम्प्लॉइज को ले आया, देखो मैप के हिसाब से नहीं बन रहा है, मैप के हिसाब से नहीं बन रहा है। वो उसी समय कोर्ट में केस करवाएंगे और जज साहब बोलेंगे ए खबरदार, बस कंस्ट्रक्शन अब यहीं रोक दो, ये आगे बढ़ नहीं सकता। इज दैट क्लियर। तो मैनी टाइम्स डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जब होती है, मान लीजिए मेरी और मेरा कोई भाई होता, प्रॉपर्टी थी कंबाइंड, पिताजी चले गए, विल नहीं लिख के गए, मैंने 60% एरिया में कंस्ट्रक्शन करवाया, उसने 40, उसकी बीवी ने बोला जेठ जी जो है वो ज्यादा प्रॉपर्टी ले लिए हैं। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत कोर्ट में केस रजिस्टर होगा, भाई दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी प्राइवेटली बंटनी चाहिए थी। यहां पे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ये नहीं बोलेगा कि भाई सौरभ सर को 60% प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन का मैप पास हुआ और उनके भाई को 40%। ये मेरे भाई को कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा होना चाहिए था, बट हो नहीं पाया। मैप पास करने वाली अथॉरिटी इस चीज को चेक नहीं करेगी। हम जितना ही बोलते रहे भाई मेरा आधा था बट मेरे को 40 मिला, तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बोलेगी, आप कोर्ट जाओ वहां केस करो। ये चीज वो लोग सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। तो भाई मेरे ऊपर केस करे तो इट इज अ सिविल लॉ। बट अगर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी देखे नहीं 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 नहीं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो भाई आधी आधी होगी, देन इट इज अ टॉट। और यहां पे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एक्शन लेगी, और जब तक केस सेटल नहीं हो जाता गवर्नमेंट बोलेगी अभी रुक जाओ, 3 महीने बाद देखेंगे क्या करना है, तब तक के लिए
जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरी प्रॉपर्टी पे या भाई की प्रॉपर्टी पे, वो आगे नहीं चलेगा। तो इट्स अ स्टे ऑर्डर। तो लेमन लैंग्वेज में स्टे ऑर्डर और कानून की भाषा में इंजंक्शन। समझ में आ गया? यथास्थिति, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आगे ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली मैटर, खोपड़े में बात गई, पक्का? तो मान लीजिए कि मैं अपने घर की छत, मेरे 2 फ्लोर बने हैं घर में, मैं 4 फ्लोर और बनवा रहा हूं, 4 फ्लोर और बनवा रहा हूं, और मेरे पास उन 4 फ्लोर्स का मैप अभी पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में सबमिट हुआ है, बट अभी वहां से अप्रूव नहीं हुआ, और मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया। 3 महीने बाद मैप आएगा अप्रूव होके, इतने में तो 1 फ्लोर बन भी चुका है। पीडीए कहेगा आपने बनवाया कैसे, तोड़िए इसको। अरे मैप तो अप्रूव करेंगे ही आप, उससे कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन शुड स्टार्ट आफ्टर द मैप गेट्स अप्रूव्ड। अब कंस्ट्रक्शन तुरंत रुक जाएगा, वो लोग पुलिस को लेके आएंगे, मेरे को धमकाएंगे, मतलब धमकाएंगे, वो अपनी सही बात बोलेंगे, वो मेरे ऊपर कोर्ट केस करेंगे। क्या करेंगे? कोर्ट केस। इज दैट क्लियर? और अगर उस कोर्ट केस के बावजूद भी मैं नहीं माना तो पुलिस आएगी और मेरे को जेल भी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कोर्ट केस में जज साहब बोलेंगे भैया अभी रुक जाइए, जब मैप पास होगा तब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तब तक के लिए क्या लगा है? स्टे ऑर्डर, जिसको कानून की भाषा में क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। समझ में आ गया? फिर कोर्ट बोलेगा पीडीए से, देख लीजिए कंस्ट्रक्शन इनवैलिड तो नहीं है। पीडीए बोलेगा इनवैलिड तो नहीं है, इन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, ये मान के चल रहे हैं कि मैप तो पास होगा ही होगा, ठीक है मान के चल रहे हैं, बिल्कुल मान लीजिए, बट रूल इज दिस, कंस्ट्रक्शन वुड स्टार्ट ओनली आफ्टर अप्रूवल। स्कूल जाना तभी अलाउड है जब आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आपका लिस्ट में नाम आ गया हो, आप ड्रेस पहन के स्कूल घुस लिए बिना वैलिड एडमिशन लेटर के, तो ये गलत है। आपने मजाक किया स्कूल के डिसिप्लिन के साथ, आपने प्रॉपर्टी को बिना मैप पास करवाए कंस्ट्रक्शन करवाया, कानून को आपने अपने हाथ का खिलौना समझ लिया है, इसलिए आपको कोर्ट ने बोला अभी स्टे और 1 लाख रुपए जुर्माना लगता है। समझे इस बात को कि नहीं समझे? वीजा था आपके पास कनाडा जाने का, आप यूएसए की फ्लाइट में चोरी से बैठ गए, आपका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, अरे वो कनाडा बगल में, हम चले जाएंगे वहां से, आपने रूल्स के साथ छेड़छाड़ की है, तो दिस इज अगेन गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू। तो रेस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है